हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का नए टेस्ट पेपर में। ये टेस्ट नंबर हमारा 8 है और ये आर ओ का ही है, बट ये फुल लेंथ टेस्ट जीएस का है। देखिए, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एक पेपर जीएस का देते हैं फुल लेंथ और इसके बाद में हिंदी का टेस्ट पेपर होता है। वैसे ही मैंने 2 हिंदी के टेस्ट पेपर अभी अपलोड किए, तो इसके बाद में ये फुल लेंथ जीएस है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसमें अभी अगस्त का करंट अफेयर है। देखिए, इसमें इंक्लूड है सामान्य अध्ययन फुल टेस्ट करंट अफेयर और अगस्त का करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को इनके स्थापना यानी कि पारित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, बी बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम, सी आम आदमी बीमा योजना या डी आश्रय बीमा योजना। ये फैक्ट के क्वेश्चन खूब आराम से आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत सारे का इन द सेंस कि इस तरीके से उनके ईयर या स्थापना का समय जरूर पूछ लेते हैं, मैंने देखा है। तो चलिए कोड की सहायता से हम आंसर निकालते हैं। कोड दिया गया है ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड फोर्थ थर्ड, बी फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट, सी सेकेंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड या डी सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। अब इसमें से क्या इसका आंसर होगा ये हम देखते हैं। पहले देखिए, ईयर के हिसाब से जाएंगे तो पहले आपका आता है बंधुआ मजदूर। ठीक है, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम 1976 में आता है। इसके बाद में आपका आता है फर्स्ट ग्रामीण अवस्थापना विकास 1995-96। फिर आता है आपका ये 1 है, सॉरी एक सेकेंड, ये 7 है और ये 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आएगा आंसर वो आपका सी ऑप्शन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी 4थी पंचवर्षीय योजना या डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इन्होंने बताया कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, देखिए भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है, बी सेकंड चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है ना। ये हमने बात कर ली थी कि भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है, सेकंड चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण अपरिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी को जो फैक्ट है, जो दोनों आपके फैक्ट हैं वो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो आई होप देखते हैं कि इसमें से आंसर क्या सही होना है। देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप रुपए लिए हो तो रुपए की जो परिवर्तन से तात्पर्य है विदेशी मुद्राओं से तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संभव होने से है, यानी कि एक्सचेंज हो सके। चालू खाते पर रुपए को अगस्त 1994 से परिवर्तनीय बनाया गया है, जबकि पूंजी खाते पर अभी यह पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, चालू खाते पर रुपए को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सका। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चालू खाते पर तो परिवर्तनीय बनाया गया है लेकिन पूंजी खाते पर परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। तो इन्होंने ना दोनों फैक्ट को, जो दोनों लाइनें उनको इंटरचेंज कर दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फुल लेंथ जीएस टेस्ट पेपर में ये फ़ायदा है कि सारे ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, सेंसस के, करंट अफेयर के, है ना, और सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी। तो आपका सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस हो जाएगा आराम से। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पुडुचेरी, डी ए तथा सी दोनों में। देखिए, ये इन्होंने राज्य के बारे में पूछा। अगर इसी की जगह ये पूछते कि उत्तर प्रदेश में 2011 के सेंसस के अनुसार किस जिले में, है ना, किस जिले में सबसे ज़्यादा महिलाओं स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है या महिलाओं की है ज़्यादा, तो फिर आपका प्रयागराज हो जाता। क्योंकि इन्होंने राज्य के बारे में पूछा है तो डी ऑप्शन आपको हो जाएगा ए तथा सी, यानी कि केरल और तमिलनाडु दोनों में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सेंसस के 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास
किस एक में निपुणता प्राप्त करनी है तो किया जाता? ऑप्शन ए चित्रकला, बी तलवारबाजी, सी हस्तशिल्प या डी चिकनकारी। पहली बात तो जो बनेठी ये कला है ये उत्तर प्रदेश की कला है और जिसकी जो उद्भव पृष्ठभूमि है हिंदू, मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है। इस कला का अभ्यास तलवारबाजी में निपुणता हेतु किया जाता है और इस कला में जलती हुई रस्सी को चक्राकार घुमाया जाता है। वर्तमान में इस कला के बहुत कम जानकार रह गए हैं क्योंकि ज़्यादातर ये विलुप्त हो गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तलवारबाजी। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है तलवारबाजी की, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट है खनिज, सूची सेकंड है क्षेत्र, ऑप्शन ए तांबा, मकरी खो, बी नॉन फायर प्लास्टिक क्ले शंकरगढ़, सी चूना पत्थर सोनराई और डी कांच बालू कजराहट। अब देखिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना जो वो एक क्षेत्र है उसका नाम दे दिया है, अगर जिले का नाम देते तो आपको थोड़े और आसानी रहती है इसको समझने में या बताने में, पर इन्होंने जैसे गोरखपुर में एक जगह है वहाँ का नाम दे देते हैं, कजराहट का इन्होंने एक क्षेत्र का नाम दिया है, अगर जिले का नाम देते तो थोड़ी आसानी रहती। और चलिए फिर भी हम आंसर निकालते हैं अपना। तांबा आपका जो है वो सोनराई यानी कि ललितपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर में पड़ता है, ये जगह जो पड़ती है वो ललितपुर में। नेक्स्ट तो आपका जो तांबा हो गया वो ललितपुर यानी कि A3। अब इससे देखते हैं, देखिए जो चूना पत्थर की बात हो रही है वो आपकी मिर्ज़ापुर में है जगह, वो उन्होंने जगह का नाम दे दिया है। ठीक है, अगर मिर्ज़ापुर देते तो और बहुत आसानी से आराम से आप निकाल जाते। मकरी खो जो है ये आपकी मिर्ज़ापुर में पड़ती है, तो चूना पत्थर जो हो गया आपका C फर्स्ट से हो जाएगा, A थर्ड से हो जाएगा। इसके बाद में जो ये कांच बालू कह रहे हैं ये शंकरगढ़ आपका प्रयागराज में पड़ता है, ये जो क्षेत्र है ये आपका प्रयागराज में पड़ता है कांच बालू। तो D2 देखिए D2 और इसके बाद में A3 D2 और आपका चूना पत्थर C फर्स्ट। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपका आ रहा है वो C आ रहा है। ठीक है, D2 A3, तो C ऑप्शन आपका सही आ रहा है। बाकी हमारा बचा एक नॉन फायर क्ले, तो ये आपका पड़ जाएगा कजराहट में। ठीक है, और कजराहट कौन सी जगह है तो इन्होंने दिया नहीं है, कजराहट आपका सोनभद्र में पड़ती है जगह, मैंने बोला ना इन्होंने क्षेत्र का नाम दे दिया है, वैसे तो उत्तर प्रदेश का ये सब याद ही है, सोनभद्र ये जगह है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो हमारा है वो C सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए सोनभद्र, बी देवरिया, सी बलिया, डी बिजनौर। 2-3 जिलों में खूब जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि RO में भी अच्छे से आती हैं जनजातियों के क्वेश्चन जो बनते हैं वो बढ़िया बनते हैं। देखिए जो महिगीर जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में होती है। ठीक है, मतलब रहती है। ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना होता है। तो आपको पता चल गया उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में, बिजनौर ज़िले में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए यह जैव समुदाय तथा आजीवीय वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। सेकेंड, इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। तो यहाँ पर कोट दिया गया केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो हम इसका सही आंसर देखते हैं कि क्या होगा। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जो बात हो रही है तो एक आधारभूत क्रियाशील इकाई होती है और इसमें जो जैव समुदाय तथा आजीवी वातावरण के मध्य संबंध होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया था और इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। तो आपका जो सी यहाँ पर कोट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धारणीय विकास के संबंध में असत्य कथन चुने। ऑप्शन ए यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी। ब्रेटलैंड एक आयोग है। सेकेंड, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। तो यहाँ पर कोड दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, देखिए जब धारणीय विकास की बात हो रही है तो यह वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी जो आने वाली पीढ़ियां हैं
उनके लिए ऐसा कुछ किया जाए कि ना उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो, ना अभी हम लोगों का जो जीवन चल रहा है इसमें ज़्यादा दिक्कत हो, वही यहाँ पर बताया गया। तो इस संबंध में आपका जो यहाँ पर इन्होंने कहा है, ये शब्द बताए हैं, तो इस तरीके से कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने असत्य पूछा और असत्य है नहीं, दोनों ही सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, क्योंकि इन्होंने असत्य पूछा, असत्य है नहीं, तो हम डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी। ऑप्शन है तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा, बी वातावरण असंतुलित हो जाएगा, तो सी ए और बी दोनों ऑप्शन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी। ये 4 प्रभाव उनके बारे में बताया गया है। देखिए, जब अपघटनकर्ता जीवी घटक होते हैं तो इनके अंतर्गत मृत जीवी, कवक एवं जीवाणु आते हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक तत्व जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के शरीर का निर्माण करते हैं पुनः वायुमंडल व मृदा में पहुंच जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा और वातावरण असंतुलित हो जाएगा। तो सी है ए और 2, यानी कि वातावरण असंतुलित हो जाएगा और तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन है मलावी झील, बी अल्बर्ट झील, सी टंगनिका झील, 4 रुडोल्फ झील। अब कह रहे हैं कि उपरोक्त को उनकी अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये आपका कोट है ए यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, बी 4 सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सी 4th, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, या डी 4th, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। ठीक है, तो इनकी अवस्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि हो सकता है उत्तर से दक्षिण उस तरीके से पूछ रहे हो, या कौन सा किस महाद्वीप में पड़ती है, कौन सी झील है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर उत्तर से दक्षिण, हाँ ये देखिए इन्होंने कहा है कि उनकी अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछते हैं, जैसे इसमें दिया उत्तर से दक्षिण, कई बार पूछते हैं दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम। थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि बहुत फैक्ट तो नहीं याद रह सकते, पर हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप कि याद ही रहते हैं। तो देखते हैं पहले इसको इस तरीके से सुमेलित करते हैं। देखिए, रुडोल्फ जो झील है आपकी, तो वो आपकी, चलिए हम इन्हें पहले व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमें पहले जो हमारी पहले नंबर पे आएगी वो आ जाएगी आपकी रुडोल्फ, इसके बाद में आएगी अल्बर्ट। तो रुडोल्फ यानी कि 4 ऑप्शन आपका देखिए 3 जगह दिया गया है। अब इस तरीके से कंफ्यूज करने वाली मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि 3 जगह दिया गया। पहले आपकी आएगी रुडोल्फ, फिर आएगी अल्बर्ट। यहाँ पर भी 4 के बाद सेकेंड आया, यहाँ पर भी, ये तो चलो कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब इनमें दोनों में देखते हैं, रुडोल्फ, अल्बर्ट। इसके बाद आएगी टंगनिका यानी कि 3, तो ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, और फिर आ जाएगी मलावी झील। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो हमने उत्तर से दक्षिण देखा है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये आपके शहर है और ये उद्योग है ना। ऑप्शन है हैनोवर कोयला उद्योग, बी वुपरताल ऊनी वस्त्र उद्योग, सी टुलुज विमान उद्योग, डी लियोन्स रेशम उद्योग। अब कुछ कुछ नए नए जगह या शहर आते हैं, जैसे जो पुराने हैं तो याद हो जाता है ना, डेट्रॉयड हो गया आपका, इस तरीके से। पर कुछ कुछ अब नए भी हैं इसमें से, या मान लीजिए नहीं सुना है देखा है, तो फिर कन्फ्यूजन होती है। जो आपका वुपरताल जगह है वो आपकी जर्मनी में है, ये जो है ये आपकी जर्मनी में है। ठीक है, इसके बाद में जो टुलूज है ये फ्रांस है, विमान उद्योग, और लियोन्स भी आपका फ्रांस में ही है, रेशम उद्योग। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो एक सही सुमेलित नहीं है वो है आपका हैनोवर जो है वो जर्मनी में धातु एवं रसायन हेतु प्रसिद्ध है। हैनोवर जो है ये वैसे आंसर है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ये रहा, जैसे कि हैनोवर है तो हैनोवर भी जर्मनी में ही है, बट ये धातु एवं रसायन उद्योग है, कोयला उद्योग नहीं है। बाकी तीनों सही है और इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक बेनेलक्स देशों में से शामिल नहीं है। ऑप्शन ए लग्जमबर्ग, बी नीदरलैंड, सी बेल्जियम, डी पुर्तगाल। बेनेलक्स में शामिल नहीं है ये कह रहे हैं। तो देखिए बेनेलक्स देशों में सम्मिलित 3 देश हैं। कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड यानी कि सी बी, इसके बाद में लग्जमबर्ग, जबकि पुर्तगाल इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल आपका बेनेलक्स में सम्मिलित नहीं है और ये तीनों आपके सम्मिलित हैं। ठीक है, ये बेनेलक्स में सम्मिलित है और ये पुर्तगाल जो है वो नहीं सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए चिली, बी कैलिफोर्निया, सी केप टाउन, डी बोलीविया। देखिए भूमध्य सागरीय नहीं पाई जाती। अब ये क्वेश्चन कहाँ रिलेट करता है? मैंने आपको अपना डेली रूटीन में शेयर किया था ना कि मैंने ऐसे वर्ड मैप बना के मैंने भूमध्य सागरीय को पॉइंट आउट कर लिया था। तो अब क्या है कि अगर आपको जगह नहीं भी याद है तो आप ऐसे ना द्वीप को देखेंगे, मतलब महाद्वीपों को देखेंगे, उनकी जगह को देखेंगे तो आपका वहीं से कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ। बट क्या है ना, जब सही से चीज़ें मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो कई बार लोगों को लगता है अरे क्या ही है। और जब उसी के मैंने 1 लाख रुपए दिए ना, तो मुझे आइडिया हुआ कि हाँ इसमें से कुछ चीज़ें तो रहती ही हैं इंपॉर्टेंट, सब कुछ तो बेकार होता ही नहीं है। तो कोई नहीं, हम आंसर देख लेते हैं। आंसर तो मैं बताऊँगी कि कौन सी जगह नहीं पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। वो आपका जो है बोलीविया। ठीक है, बोलीविया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, और यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री, मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ पे 30 से 45 लिखा हुआ था, है ना। अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा अधिकतर शीतकाल में होती है। ठीक है, फ्रांस, दक्षिणी इटली, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, चिली, पर्थ, केप टाउन आदि स्थानों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि बोलीविया में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए चूना पत्थर क्षेत्र में, बी हिमानी क्षेत्र में, सी परिहिमानी क्षेत्र में, या डी मरुस्थलीय क्षेत्र में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। ओके, तो देखिए यू आकार की घाटी आपकी हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे जैसे हिमानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे शैलें घिसती जाती हैं और वी आकार की घाटियाँ यू आकार की घाटियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बी ऑप्शन आपको हो जाएगा हिमानी क्षेत्रों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि असीर पर्वत श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश युग्म में स्थित है। ऑप्शन ए सऊदी अरब कुवैत, बी सऊदी अरब इराक, सी सऊदी अरब बहरीन, या डी सऊदी अरब यमन। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है ना। ऐसे ही मतलब जो फैक्ट होते हैं याद हो जाते हैं। असीर पर्वत श्रेणी जो आपकी है दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में एक पहाड़ी क्षेत्र है जो लाल सागर के समानांतर चल रही है और इसका विस्तार यमन तक पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए डी है आपका यहाँ पर यमन। मक्का इसी श्रेणी पर अवस्थित है जिसका प्रमुख हवाई अड्डा जेद्दा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये सूची फर्स्ट जनजाति है और ये सूची सेकंड क्षेत्र है। ठीक है, जनजातियों से तो क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 तो ऑब्वियसली आते हैं, उन्हें देना ही देना है। ठीक है, ऑप्शन ए बुशमैन, उप सहारा, बी बंटू कांगो बेसिन, सी पिग्मी कालाहारी, या डी मसाई पूर्वी अफ्रीका। अब हमें इसमें से सही सुमेलित करना है कूट की सहायता से। ये रहा आपका कूट, तो इसमें हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, है ना। देखिए कई बार पढ़ा होगा तो बुशमैन तो आपको पता होगा कि कालाहारी में है। ठीक है, बुशमैन जो आपकी पाई जाती जनजाति वो कालाहारी में। पिग्मी का भी आपको कुछ कुछ आइडिया होगा ही, कांगो बेसिन में पाई जाती है ना, मतलब ये वहाँ निवास करती हैं। और मसाई का भी कुछ कुछ आइडिया होगा, ये पूर्वी अफ्रीका में ही पाई जाती हैं। बची आपकी बंटू। ठीक है, तो बंटू आपकी उप सहारा में हो जाएंगी। ओके, तो अब हम कूट को मिला लेते हैं इस तरीके से। D4, तो डी तो इन्होंने 3 जगह दे दिया इस तरीके से कि अगर थोड़ा सा आइडिया कोई लगाए तो ना रहे, है ना। A3 आपका हो जाएगा, A3 भी डी जगह दिया है, A3 C2 आपकी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए आपको पता चल गया। बुशमैन, कालाहारी डेजर्ट भी है, आपने नाम सुना ही होगा। बंटू उप सहारा,
पिग्मी, कांगो बेसिन, कांगो नदी वहाँ पर बेसिन है ना बड़ा सा, उस वहाँ कई जगह है, और मसाई आपकी पूर्वी अफ्रीका। सारी चीज़ें सुमेलित है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि साइट्स के संदर्भ में सत्य कथन चुने। साइट्स ये वो वाली है जो साइंस से रिलेटेड वन्यजीव संरक्षण से है ना। ऑप्शन ए, यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। सेकेंड, इसे 1986 में लागू किया गया था। थर्ड, यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नज़र रखता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कोड दिया है, ए सेकेंड और थर्ड, बी फर्स्ट और सेकेंड, सी फर्स्ट और थर्ड, डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, कौन सा इसमें सही है ये हमें बताना है। देखिए, साइट्स जो है आपकी कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। साइट्स का आप लोग कहीं लिख लीजिए, थोड़ा सा याद रहता है ना, तो कभी कभी अगर अच्छा रहेगा, है ना। हो गया इसका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड से रिलेटेड है। इस समझौते को 1975 में लागू किया गया था। इन्होंने कहा कि इसे 1986 में आपका दूसरा है जिसको मैंने बताया भी है। ठीक है, 1975 में लागू किया गया था। ये सेकेंड आपका ऑप्शन यहाँ से निकल गया। ओके, तो आपका बचा ये विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके, ये तो सही है, थर्ड आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑलरेडी सी। ओके, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकेंड आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। सेकेंड, इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में मानी जाती है। असत्य कथन का चुनाव करें। अब ये देखिए आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कथन ए आपका सत्य है क्योंकि कजरी वर्षा ऋतु का ही गीत है। कथन सेकेंड गलत है क्योंकि इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। थोड़े बहुत अंतर के साथ कजरी संपूर्ण पूर्वांचल तथा अवध क्षेत्र में भी गाई जाती है, लेकिन जो मेन उत्पत्ति है वो आपकी मिर्जापुर में है। तो ऑप्शन आपका केवल फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्योंकि देखिए गलती हो गई ना, इन्होंने कहा कि असत्य कथन है, तो इसकी उत्पत्ति अवध में मानी जाती है, ये आपका असत्य कथन है क्योंकि इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में, मुख्यतः मिर्जापुर में मानी जाती है। बाकी वो कह रहे हैं, ये हमने पढ़ा भी है कि पूर्वांचल क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा करके फेमस है, थोड़े बहुत अंतर के साथ, लेकिन मेन जो है वो मिर्जापुर मानी जाती है। तो अच्छे से समझ में आ गया, वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि असत्य कथन है, तो असत्य कथन आपका सेकंड है क्योंकि असत्य कथन वैसे गलत ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये प्राचीन नाम है और ये नगर है। ऑप्शन ए, महोदय श्री कन्नौज, बी मधुपुरी मथुरा, सी कानपुर कानपुर, सी डी बलवंत नगर बुलंदशहर। अब कह रहे हैं कि इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। ठीक है, देखिए जो बलवंत नगर है ये झांसी का प्राचीन नाम है, तो ये चीज़ याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। मे बी कि एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका जो बलवंत नगर है ये बुलंदशहर का नहीं, ये झांसी का जो है वो प्राचीन नाम है। तो डी आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बाकी आपके सही है। कानपुर पुराना नाम है कानपुर का, मधुपुरी नाम है मथुरा का, प्राचीन नाम है, पुराना क्या प्राचीन नाम है महोदय श्री कन्नौज का। ओके, क्योंकि एक समय पे कन्नौज बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, अभी भी है, बट राजा महाराजाओं के हिसाब से देखा जाए तो उस समय बहुत ये चर्चा में विषय रहता, चर्चा की जगह थी। और अभी थोड़ा सा उसका महत्व धीरे धीरे वो हो रहा है, हालांकि सरकारें काफ़ी कोशिश कर रही हैं। देखिए ना, वहाँ पर परफ्यूम पार्क बनाया गया है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे भी है, बट प्राचीन हिसाब से तो वो महोदय श्री जो नाम है वो कन्नौज का पुराना नाम है या प्राचीन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है। ऑप्शन ए, पेइंग गेस्ट योजना, बी इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, सी डिस्कवर योर रूट्स योजना, या डी उपरोक्त सभी। नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। तो फिलहाल जो पेइंग गेस्ट योजना का प्रारंभ वर्ष है वो आपका 1994 में है। ठीक है, इसके बाद में आता है और इसके अंतर्गत किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान का अधिकतम 5 कमरा पर्यटकों को किराए पर दिया जा सकता है। बाकी जो योजना दी गई है सारी की सारी, यानी 3 योजनाएं जो है आपकी पेइंग गेस्ट योजना बी सी, ये सभी की सभी उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास नीति से संबंधित योजना है। अच्छी हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ऑप्शन है थारू, बी खरवार, सी बुक्सा या डी जौनसारी। ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है जनजातियाँ रहती हैं, और जौनपुर और सोनभद्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जनजातियों के लिहाज से। तो देखते हैं फिलहाल, तो उत्तर प्रदेश के खरवार जनजाति के लोग मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया व गाजीपुर जिलों में पाए जाते हैं। ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये 4-5 जिले, सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया व गाजीपुर, है ना। मुख्यतः ये लोग हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं और इनकी जो प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ कृषि, पशुपालन, शिकार आदि है। तो बी आपका हो जाएगा खरवार जनजाति, और जिले भी आपने देख लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी खरवार जनजाति। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब हुआ। ऑप्शन है वर्ष 1995 में, बी वर्ष 2001 में, सी वर्ष 2005 में या डी वर्ष 2003 में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई। इस योजना में जन सामान्य, विभिन्न सरकारी विभाग, विद्यालय तथा निजी संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य किया गया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 2001 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से कोई भी व्यय करने हेतु संसद पारित करती है। ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, बी लेखानुदान विधेयक, सी बजट विधेयक या डी विनियोग विधेयक। आपने इन सब के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। तो लेकिन बस ये है कि जब ये इस तरीके से देते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत होती है इस क्वेश्चन में। तो भारत की संचित निधि के बारे में अनुच्छेद जो आपका 266 बात करता है, ठीक है, 266 उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संचित निधि से कोई भी व्यय संसद की अनुमति से ही किया जाएगा, है ना। ऐसे तो है नहीं कि मतलब जो संचित निधि है जिसका जितना मन किया कभी भी कितना भी पैसे निकाल लिए, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो ये संसद की अनुमति से किया जा सकता है और संसद द्वारा इसके लिए एक विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी है, और आर्टिकल आपका 266 इसको डील करता है। विदाउट संसद की परमिशन से, बिना विनियोग विधेयक पारित किए हुए कोई भी संचित निधि से कोई भी व्यय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए सिंपल भी है, बट क्या है ना कि ध्यान नहीं रहता, कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। ध्यान भी रहता है बट कन्फ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चन में। मैं टेस्ट सीरीज़ को बहुत फास्ट सॉल्व करवा रही हूँ ताकि टाइम आपका बहुत कम से कम लगे। मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे में टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का कोई वो नहीं है, तो आपको भी काफ़ी तेज़ स्पीड में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा ये कथन असत्य है। ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 360 में इससे संबंधित प्रावधान है वित्तीय आपात, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बाद में बी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा करता है, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है कि इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है। डी कह रहे कि संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। अब यहाँ पर एक कथन असत्य भी है, आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा। पहले आप वीडियो को रोकिए और अपना सही आंसर दीजिए, ठीक है। आप गेस करिए कि क्या हो सकता है, फिर मैं आंसर तो बता ही रही हूँ। देखिए संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान तो किया गया है, और ये भी पता है कि इसकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना केवल 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि, देखो ये इंपॉर्टेंट है लास्ट, यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी, ठीक है, साधारण बहुमत से। तो वह अनिश्चित काल तक, अनिश्चित मतलब उसका फिर कोई समय नहीं है, प्रवर्तन में बनी रहेगी। समय का मतलब जब वो होगा, तो इन्होंने ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई है। जैसे ये दिया कि संसद के अनुमोदन के बिना ये 2 माह तक प्रवर्तन में रहती, सही है, लेकिन अगर अनुमोदन करती है, उन्होंने कहा किंतु, है ना। आंसर आपका क्या पूछा कि एक कथन असत्य है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका असत्य है। इसके लिए लिखित मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन है कि यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर कूट दिए गए हैं आपके, देखिए कूट फर्स्ट दिया गया है, ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, बी फर्स्ट और सेकंड सही है, सी फर्स्ट और थर्ड सही है, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। तो देखिए इन्होंने जो ये कहा है ना कि यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है, इसको आपको थोड़ा समझना है कि संविधान के अनुच्छेद 140 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक हित का है, तो वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देगा जब वह ऐसा परामर्श मांगता है, वह स्व प्रेरणा पर परामर्श नहीं देंगे। सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर मतलब कि गलत सुमेलित है। तो इस तरीके से जो सही आंसर होगा वो आपका फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा। स्व प्रेरणा से इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जब राष्ट्रपति मांग सकते हैं, उन्हें अगर कोई जैसे न्यायालय वाली जानकारी हर किसी को पूरी नहीं रहती है, उसमें उच्चतम न्यायालय ही अपनी जानकारी या स्पेशलिस्टी रखता है, तो फिर वह दे सकते हैं जब राष्ट्रपति इस परामर्श को क्या नाम से मांग सकते हैं। और ये सही है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। हालांकि आपको पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा या आपने बुक में जब पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत वगैरह से, तो ये पढ़ लिया होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। कई बार मैं ये भी मान के चलती हूँ कि क्वेश्चन का आंसर नहीं भी समझ में आता होगा, लेकिन जब आप PDF को पढ़ते होंगे स्वयं से दूसरी बार, तो चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। क्योंकि मेरे बोलने से ऐसा तो है नहीं कि मेरे बोलने में कोई जादू होता है आपके दिमाग में वो क्वेश्चन का आंसर फिट ही हो जाए। कई बार इन केस हो जाता है, नहीं मानती हूँ, तो इसलिए मैं PDF भी कोशिश करके अच्छे से भेज देती हूँ ताकि आप उसको दोबारा पढ़ लें। आप ज़रूर पढ़ लें ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया। ऑप्शन है आर्टिकल 275, बी आर्टिकल 301 यानी 301, बी आर्टिकल 302, या डी आर्टिकल 297 यानी 297। तो आप देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 301, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। कि इसके अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम कर सकते हैं। जैसे आप देखो गुजरात का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में कर सकता है अपना काम, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अपना बिजनेस कर सकता है, तो इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर और राज्य से दूसरे राज्य में भी समागम करने, व्यापार करने अथवा वाणिज्य करने तथा वस्तुओं को लाने ले जाने की स्वतंत्रता है। बहुत खूबसूरत है ये बात अपने संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये सूची फर्स्ट राजनीति दल है और ये सूची सेकंड ये इनके गठन वर्ष है। आपने UPPCS में देखा, 2 साल मैंने देखा है, ये क्वेश्चन आया है। एक तो है राजनीतिक दल के गठन से, दूसरे आते हैं उनकी विधानसभा में सदस्यों से या सीटों की संख्या से। तो आपको ये तो मान के चलना है कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, है ना। देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, BAIDMK 1982, तेलुगु देशम पार्टी 1972, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी 1964। अब क्या इनका गठन वर्ष सही सुमेलित तो ये देखना है। तो देखिए आपका यहाँ पर जो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ये 1998 में ही है। ठीक है, AIDMK आपके 1972 में है, यानी कि A1 AIDMK 1972 में है, मतलब कि हेल क्या बनी थी। इसके बाद में आपकी आती है तेलुगु देशम पार्टी, है ना, तो ये आपके 1982 में बनी है तेलुगु देशम पार्टी, यानी कि C सेकेंड। अब इसके बाद में आपकी बचती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये आपकी 1964 में। इस तरीके से जो आंसर आएगा वो आपका A आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, सेकंड तारकुंडे समिति, थर्ड इंद्रजीत गुप्ता समिति, 4 ओहरा समिति। ठीक है, तो इनको हमें कोड की सहायता से सुमेलित करना है। ये सभी चुनाव से संबंधित चुनाव सुधार समितियां हैं, यानी चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं।
तो इनको उसी हिसाब से सही सुमेलित करना है। ओके, देखिए सबसे पहले आपके आएगी तारकुंडे समिति, ठीक है, ये आती है 1974 में। तो सबसे पहले आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर 2 जगह कोट में दिया गया है। फिर आएगी आपकी दिनेश गोस्वामी समिति, ओके, सेकेंड फर्स्ट। इसके बाद में आपकी आएगी वोहरा समिति, और इसके बाद में आएगी आपकी गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इस तरीके से जो ऑप्शन मिलेगा वो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति और फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये सभी चुनाव से संबंधित है, तो उनके गठन वर्ष के अनुसार इनको सही सुमेलित करना था। आते रहते इस तरीके के फैक्ट, इसलिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार देखा है यूपीपीसीएस में, और यूपीएससी में भी आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ब्लिजर्ड कनाडा, बी ब्रिकफील्डर फ्रांस, सी हरमट्टन नाइजर, डी पैम्पेरो अर्जेंटीना। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। ये आपकी जो नाम दिया गया है, तो ब्लिजर्ड है आपका कनाडा, सही है। ब्रिकफील्डर आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है, ना कि फ्रांस, ये यहाँ पर गलत सुमेलित है। बी ऑप्शन हो जाएगा, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है। ये एक प्रकार की हवाएं हैं जिनका नाम इस तरीके से रखा गया है। तो आप इस तरीके का नाम सुनेंगे, जैसे टाइफून है, चक्रवात के नाम है, टाइफू है, विली विली है, उसी तरीके से ये नाम रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन बी नहीं सही सुमेलित था। ब्रिकफील्डर जो आपको मिलेगी वो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, ना कि फ्रांस में। हरमट्टन आपको नाइजर में, पैम्पेरो अर्जेंटीना में, ब्लिजर्ड कनाडा में। आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए मालदीव, बी युगांडा, सी बोत्सवाना, डी ब्राज़ील। तो कौन सा उपस्थित नहीं है? देखिए मालदीव, युगांडा तथा ब्राज़ील विषुवत रेखा पर स्थित है, जबकि बोत्सवाना जो आपका है वो मकर रेखा पर स्थित है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि अभिकथन ए और कारण आर 2 दिए गए हैं, जिसमें ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित है, ठीक है। कारण कहता है कि नदियों के ज्वार जलयानों को नौ संचालन योग्य बनाने में सहायक होते हैं। तो नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कोट आपका वही है, ए ऑप्शन ए में है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है। आपका अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। टेम्स तथा हुगली नदियों की ज्वारीय धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन बने हैं। टेम्स आपकी होगी लंदन वाली नदी, लंदन के पास वाली नदी जिसके ऊपर लंदन बसा हुआ है। हुगली हो गई जो क्या नाम है आपकी कोलकाता के लिए महत्वपूर्ण पत्तन बनाई है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, इनकी वजह से ही पत्तन का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय पेटी, बी प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, सी मध्य अटलांटिक पेटी, या डी इनमें से कोई नहीं। भारत का भूकंप क्षेत्र के बारे में बात हो रही कि ये किस पेटी के अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भारत का भूकंप क्षेत्र वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है, और इस पेटी में विश्व के लगभग 21%, सोचिए है ना, विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। ये पेटी केप वर्ड से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर को पार कर आल्प्स, काकेशस, हिमालय होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी पूर्वी द्वीपों में जाकर प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। तो इस तरीके से आपका हो गया मध्य महाद्वीपीय पेटी जो भारत का भूकंप क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ऑप्शन ए ताप्ती का डेल्टा, बी नील नदी का डेल्टा, सी मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, या डी एब्रो डेल्टा। तो ये भी क्वेश्चन बनते रहते हैं इस तरीके से। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चापाकार डेल्टा आपका नील नदी बनाती है, नील नदी का चापाकार डेल्टा होता है। इसके बाद में पंजाकार आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। ज्वारनदमुख डेल्टा जो होता है वो भारत में नर्मदा व ताप्ती का डेल्टा है, और दंताकार डेल्टा आपका एब्रो डेल्टा बनाती है। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका
वो हो जाएगा बी, यानी कि नील नदी का डेल्टा। लेकिन तीनों के बारे में और भी ऑप्शन अच्छे से दिए गए हैं, बताया गया है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे या तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, पंजा घाट डेल्टा का क्वेश्चन खूब आया है, मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है तो उसको खूब पूछते हैं कि पंजा घाट डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन है पोडजोल, बी चेस्टनेट, सी लेटराइट या डी चर्नोजिम। ठीक है, काली मिट्टी भी कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका के विभिन्न स्तरों की लाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर CMCS योजना के अंतर्गत विश्व की समस्त मिट्टियों को 10 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो 10 श्रेणियों में बांटा गया। तो इस वर्गीकरण में काली मिट्टी को चर्नेजम प्रकार की मृदा बताया गया है, मृदा कहा गया है। ठीक है, जिसमें जैव पदार्थों की अधिकता के कारण इसका रंग भूरा अथवा काला होता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। काली मिट्टी को भी कहते हैं तो चर्नेजम कहते हैं, चर्नोजिम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एल्यूमिनियम उद्योग केंद्र और ये उसके राज्य हैं। ऑप्शन है दामनजोड़ी छत्तीसगढ़, बी JK नगर पश्चिम बंगाल, सी मुरी झारखंड, डी रेणुकूट उत्तर प्रदेश। अब इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, दामनजोड़ी में सोवियत संघ की सहायता से नालको द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया और ये ओडिशा में स्थित है। यानी कि सोवियत संघ और भारत में नालको द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया, तो ये ओडिशा में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ में। ये आपका हो जाएगा ओडिशा। ओके, तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ए सही सुमेलित नहीं था। दामनजोड़ी ओडिशा, JK नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। आई होप चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन है कोसियुस्को पर्वत, बी क्वीन मॉड पर्वत, सी यूराल पर्वत या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वीन मॉड पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, क्वीन मॉड पर्वत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन है अलास्का की धारा, बी फ्लोरिडा की धारा, सी मोजाम्बिक धारा या डी ओयोशिवो की धारा। ये धाराएं भी पूछी जाती है, खूब पूछी जाती है, पहले भी पूछी जाती थी। तो देखिए, अलास्का की जो धारा है आपकी, ये तो फिलहाल गर्म धारा है, इन्होंने ठंडी जल धारा पूछा है। फ्लोरिडा की धारा भी जो है ये भी आपकी गर्म धारा है। ओयोसियो धारा जो है, एक सेकंड, मोजाम्बिक की जो धारा ये भी आपकी गर्म धारा है। बची आपकी ओयोसियो की धारा, ये आपकी ठंडी जल धारा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ओयोसिवो की धारा ये आपकी है ठंडी जल धारा। ओके, बाकी सभी मैंने बता दिया, वो सभी गर्म जल धारा के एग्जाम्पल हैं या नाम है, तो ध्यान रखना ठंडी जल धारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनें पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है। ऑप्शन है व्यापारिक पवनें, बी ध्रुवीय पवनें, सी पछुआ पवनें या डी मानसूनी पवनें। यहाँ कह रहे हैं कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के लिए जलवायु के विकास का मुख्य कारण है, तो ये याद रखना है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। और स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण पछुआ पवनें जो होती हैं आपकी, यानी पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास जो होता है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का जो कारण है यही हवाएं हैं जो वहाँ पर तापमान वृद्धि व वर्षा का कारण बनती हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पछुआ पवनें। लेकिन इनके बारे में जितना बताया गया वो पूरा पहले याद होना चाहिए, तो आपको ठीक है, क्योंकि कई जगह पछुआ पवनें बहती हैं, है ना। तो आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है झरिया कोयला क्षेत्र, बी बोकारो कोयला क्षेत्र, सी सिंगरौली कोयला क्षेत्र या डी रानीगंज कोयला क्षेत्र। तो भारत में जो कोयले की सबसे मोटी परत मिलती है वो आपकी सिंगरौली कोयला क्षेत्र में पाई जाती है, जो 165 मीटर तक की मोटाई वाली है। और ये क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है, क्योंकि सिंगरौली नाम आपने मध्य प्रदेश में भी खूब सुना होगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपस में दोनों विस्तृत हैं। तो सीमाएं, क्योंकि सीमा तो बीच से खींच दी जाती है, लेकिन जगह इस राज्य में पड़ गई थोड़ी और उस राज्य में भी पड़ गए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सिंगरौली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है रेहंद, बी सेकेंड कन्हर, थर्ड उत्तरी कोयल। उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ सोन नदी की सहायक हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखिए, जो सोन नदी का उद्गम है वो सीसाकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से होता है, ठीक है। और ये नदी मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल तीनों शामिल है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट आपका विद्रोह है, सूची सेकंड राज्य है, ठीक है। ऑप्शन है वेलुपंथी विद्रोह झारखंड, बी कोल विद्रोह केरल, सी अहोम विद्रोह बंगाल, डी तेभागा विद्रोह असम। अब इनको सही सुमेलित करना कूट की सहायता से। ये आपका यहाँ पर कूट दिया है तो हम इनको पहले सुमेलित करते हैं। आई होप कि आपको याद होगा। वेलुपंथी जो आपका विद्रोह है वो आपका पड़ेगा केरल में, मतलब पड़ेगा क्या, केरल में हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह तो याद ही होगा, है ना, ये झारखंड का है, ये झारखंड में हुआ था कोल विद्रोह आपका। और आपका जो तेभागा है, सॉरी हाँ, तेभागा विद्रोह जो है वो आपका बंगाल में, और अहोम आपका है आसाम में। आ से अहोम और आ से आसाम, ठीक है। तो ए सेकेंड बी वन, अब यहाँ देख लेते हैं। ए सेकेंड बी वन, इसके बाद में आपका आएगा सी 4 और डी 3। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही निकल आएगा, आंसर जो होगा, यानी कि जो इसका कूट होगा वो डी हो जाएगा। देखिए, आप अहोम को ना आ से याद रखिए, अगर ये विद्रोह जैसे आपको बीच बीच में नहीं याद होते हैं या भूल जाते हैं। अहोम विद्रोह असम, ठीक है, असम या आसाम। तेभागा आपका बंगाल। कोल विद्रोह आपका, कोल क्या है, जैसे झारखंड या झरिया उधर सुनते हैं ना, कोयला मिलता है, तो कोयला से कोल को अगर आप चाहे तो याद रख सकते हैं। वेलुपंथी विद्रोह, वेलुपंथी एक अलग ही है, सॉरी वेलुथम्पी विद्रोह जो है वो अलग है, वो केरल में है। चलिए, आई होप कि आंसर पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? ऑप्शन ए समाचार चंद्रिका, बी सहचर, सी मधोव्रत, या डी इंदु प्रकाश। किसने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, ठीक है। तो भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, ये विचार समाचार पत्र सहचर ने प्रकट किया, ठीक है। किसने प्रकट किया था? सहचर ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए, 30 अप्रैल 1884 के अंक में सहचर ने रेल विकास की तीव्र आलोचना करते हुए लिखा कि लौह पथों के विस्तार का अर्थ लौह बंधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक ने घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? ऑप्शन है राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी बाबर, या डी राणा रतन सिंह। शायद ये नाम पहले आपने ना सुना हो या सुना भी होगा, या जो नए लोग हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। घटोली का युद्ध हुआ था, है ना। तो घटोली का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1517 से 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक परगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था? ऑप्शन ए फौजदार, बी आमिल, सी सिकदार, और डी फौतदार। ठीक है, परगना के खजाने का अधिकारी होता था। मुगल काल के समय की बात पूछ रहे हैं। देखिए, मुगल काल में प्रांतों यानी कि सूबों का विभाजन सरकार जिला में तथा प्रत्येक सरकार का विभाजन परगनों में किया जाता था। फौतदार परगना के खजाना का प्रभारी या अधिकारी होता था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित किया गया, बी गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया, सी मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, या डी कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन सा एक संबंधित नहीं है। ठीक है, कराची अधिवेशन की बात हो रही है तो उसमें ये बात हो रही है कि कौन सा ये ऑप्शन एक संबंध नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन आपको पता है 29 मार्च 1931 को हुआ था। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम तथा मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था तथा गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया था।
जबकि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना, तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की बात की गई है ना, ये आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था काम। ठीक है, तो यही आपका सही ऑप्शन है, यानी कि सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी एक सही सुमेलित नहीं है। ये संस्था है और ये इसके संस्थापक है। भारतीय सुधार समिति, दादा भाई नौरोजी, बी एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयब, इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारत माता सोसाइटी, जतिन मोहन चटर्जी। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए जो इन्होंने बताया ना कि एंग्लो इंडियन, ये नाम है ना, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन, ठीक है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मतलब स्थापना हुई थी 1888 में, तो इसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी ने नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान का तो नाम खूब सुना है, तो वही इसके संस्थापक है, ना कि बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई थी। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, बी ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, सी मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, डी गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। अब अगर इसमें आपको 2 या 3 ऑप्शन याद हैं तो मे बी कि गेस वर्क काम करें। देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिलता है ये आपका मिलता है 1913 में। ठीक है, 1913 में। इसके बाद में ब्रिटिश राजधानी जो कलकत्ता है, ये तो सबको कन्फर्म है ना, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है, ये 1912 में होती है। ये तो हर किसी को याद ही है आराम से। ठीक है, तो पहले 13 में ये घटना होती है, फिर 1912 में होती है, और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है 1916 में होती है ना। इसके बाद में जो गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु होती है वो 1915 में होती है। तो इस तरीके से जो कह रहे हैं कौन सी घटना सबसे बाद में होती है, तो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सुव्यवस्थित करें। ऑप्शन है मुस्लिम लीग का गठन, बी कानपुर षड्यंत्र का मामला, थर्ड सूरत विभाजन, 4 रैली कमीशन। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए जो ये रैली कमीशन है इसी को ना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है 1902 में। इसके बाद में जो मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं याद आ रही तो 2 चीज़ अगर आपको याद आ रही है तो फिर आप मतलब क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो सूरत विभाजन 1907 में होता है। कानपुर षड्यंत्र का मामला भी 1924 में होता है, जब आपका HRA संगठन बनता है, फिर कुछ दिनों बाद वो HSRA हो जाता है ना, ये चीज़ तो याद ही होगी। तो इन्होंने कहा कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कालानुक्रमिक के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा आपका रैली कमीशन, फिर हो जाएगा मुस्लिम लीग का गठन, फिर हो जाएगा आपका ये सूरत विभाजन 1907, और लास्ट में हो जाएगा कानपुर षड्यंत्र केस। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी अश्विनी कुमार दत्त, सी लाला लाजपत राय, या डी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। ठीक है, लाला लाजपत राय आप देखते थे काफ़ी एग्रेसिव रहते थे, है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रयागराज, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी आगरा। अब याद रखना है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 3 अधिवेशन इलाहाबाद प्रयागराज, 3 लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में। आपको पता है कानपुर में तो हुए ही हैं, प्रयागराज में भी हुए, लखनऊ में भी हुए हैं, मेरठ और ये आगरा में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है,
तो मेरठ में भी एक 1946 ईस्वी में यानी कि 1946 में हुआ। आगरा में आपके कोई भी अधिवेशन नहीं हुए हैं। आई होप आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और ये सूची सेकंड। ऑप्शन ए दी सोशलिस्ट मुजफ्फर अहमद, बी नवयुग श्रीपाद अमृत डांगे, सी धूमकेतु काजी नजरुल इस्लाम, डी निर्बल सेवक राजा महेंद्र प्रताप। ये आपका कोड दिया गया है, इसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए द सोशलिस्ट आपके श्रीपाद अमृत डांगे हो जाएंगे, ठीक है। सोशलिस्ट जो है इसका ए का बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में आपके जो नवयुग है ये मुजफ्फर अहमद हो जाएंगे, ठीक है। नवयुग आपका हो गया मुजफ्फर अहमद। इस तरीके से जाएंगे तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से D4 सही है, निर्बल सेवक। धूमकेतु आपका जो है वो भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए और कारण आर को देखना है और उसके द्वारा सही आंसर बताना। अभिकथन ए कि कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। कारण जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि कर दी गई। तो सही है क्या, इसको देखते हैं। तो आपका कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है।